हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 मेरे टेलीग्राम और इंस्टा के आईडी हैं, पता है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए 22 पढ़ना है, लेकिन 21 में छोटी सी बात आपको जाननी है। एक सवाल है कि भाई 21 का निलंबन किन स्थितियों में हो सकता है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। 21 का निलंबन पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है, ठीक है। जैसे 1962 में जब भारत चाइना के बीच वॉर चला, तो 21 निलंबित हुआ था, ठीक। फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच वॉर की स्थिति आई, तो भी निलंबित हुआ। फिर आपको पता होगा इमरजेंसी, इन समयों पर भी इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी 1975 में 71 से जब इंदिरा गांधी सरकार के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे, उस समय इमरजेंसी पीरियड में फिर 21 को निलंबित किया गया। कहने का मतलब यह है कि प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगेगा, समझ लीजिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा। ये आपात पढ़ेंगे हम जब आपात वाले खंड में आएंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, जो लोग नहीं जानते हैं, कि 352 के तहत आपात की घोषणा होती है, उद्घोषणा होती है। जब आपात की उद्घोषणा हो गई देश के किसी हिस्से में या कि पूरे देश में, तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसमें भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराए जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया जाए, मतलब इनफोर्सेबल नहीं रह जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। अधिकार क्या है? बेसिकली मूल अधिकार में तभी तक अधिकार है ना, जब तक उस अधिकार का हनन होगा तो हम न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में उसको क्लेम करेंगे कि हमारे अधिकार का हनन है। जब इनफोर्सेबल नहीं रह गया तो फिर अधिकार का कोई मतलब नहीं बचा। तो अगर न्यायालय में प्रवर्तन का अधिकार खत्म हो गया, इसका मतलब है कि मूल अधिकार का निलंबन हो गया। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा, अनुच्छेद 359 में यह प्रोविजन है कि राष्ट्रपति भाग ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसके तहत भाग 3 में दिए गए जो अधिकार हैं उनका प्रवर्तन का अधिकार खत्म हो जाए, मतलब मूल अधिकारों का निलंबन हो जाए। तो आप समझ गए कि कब कब देश में 21 का निलंबन हुआ। लेकिन जब 70s के दशक में जब इमरजेंसी लगी इंडिया में, उस इमरजेंसी काल में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ सक्रिय लोग थे, एक्टिविस्ट थे, उन पर बहुत तरह के जुल्म किए गए, आरोप लगा, ठीक है, उनको बहुत परेशानी हुई। तो फाइनली ये हुआ कि उस समय जो 21 का निलंबन हुआ था, जब 77 में जनता पार्टी की सरकार जीत कर आई, 1977 में जनता पार्टी की सरकार जीत कर आई, इसका मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, जनता पार्टी की सरकार जीत कर आई। तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। और 44वें संविधान संशोधन के जरिए 359 में ही एक संशोधन करा दिया गया, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार खुद इतनी परेशान थी इंदिरा गांधी की सरकार के फैसलों से, और 359 में जो क्लॉज दिया गया था, जो प्रावधान दिया गया था, उसका मिसयूज जिस तरीके से करने का आरोप लगा। तो 78 में जैसे ही 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार ने करवाया, उसमें 359 में संशोधन कर दिया। और 359 में संशोधन करके क्या लिख दिया कि किसी भी हाल में आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा।
एग्जैक्ट अगर देखें क्या लिखा हुआ है, where a proclamation of emergency is in operation, the president may be ordered declare that right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by part 3. यहां लिखा क्या दिया गया, एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21, मतलब सब कुछ सेम है, ठीक है। As may be mentioned in the order and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the proclamation is in force. तो कहने का मतलब कि 359 जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है, राष्ट्रपति का टेक्निकल मतलब क्या हुआ यहां, सरकार। तो राष्ट्रपति को जो अधिकार है कि भाई हम मूव कर सकते हैं ऐसे सामान्य दिनों में किसी भी कोर्ट में इन्फोर्समेंट के लिए, भाग 3 में जो दिए गए अधिकार हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए, उनको लागू करवाने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए। मूल अधिकार का हनन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं। उस न्यायालय में जाने के अधिकार को, न्यायालय से प्रवर्तित कराए जाने के अधिकार को, उसके प्रवर्तन के अधिकार को 359 क्या करता है, आपातकाल के समय, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के समय क्या करता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो एक ऑर्डर निकाल के इसको खारिज कर सके। तो 1978 तक ये स्थिति थी, मतलब 44वें संविधान संशोधन तक क्या स्थिति थी। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 तक क्या स्थिति थी, उसके पहले क्या स्थिति थी 1978 के पहले, कि आपात के दौरान आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति थी कि ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिससे भाग 3 में जो दिए गए अधिकार हैं उनका निलंबन हो सके, न्यायालय में प्रवर्तन कराए जाने का, न्यायालय से उसको लागू करवाए जाने का अधिकार समाप्त हो सके। लेकिन 78 में क्या स्थिति बनी, जब संविधान संशोधन किया गया, किसमें, 359 में संशोधन कर दिया गया, और जहां लिखा गया था कि भाग 3 के अधिकारों को प्रवर्तित कराए जाने का अधिकार खत्म किया जा सकता है, वहां ब्रैकेट में लिख दिया गया लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो अब की क्या स्थिति है, 1978 के पहले 359 के तहत सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन खत्म हो सकता था, ठीक है। लेकिन 78 के बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार मिले हुए हैं वो आपात के दौरान भी खारिज नहीं किए जा सकते। बात स्पष्ट है। तो 21 का निलंबन समझ गए कि 21 का निलंबन आपात के दौरान भी नहीं हो सकता 359 के तहत, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था बीच में, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 21A क, 21 क लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मूल संविधान में होगा या नहीं होगा। 21A है तो मूल संविधान में नहीं था, संशोधन के जरिए आया है। 21 क क्या कहते हैं, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी राइट्स टू एजुकेशन, ये अलग है, free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। हिंदी में समझ लीजिए, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा। कैसे? विधि द्वारा। तीन बातें 21 क में है। पहला, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार है। पहली चीज, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। दूसरी बात, होगा कैसे? जैसा संसद विधि द्वारा पारित करके करे, उस विधि के अनुसार किया जाएगा। ठीक, तो देखिए 21 का जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से 2002 में। और ये सब महत्वपूर्ण संशोधन है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सारे संशोधन और सारे केसेस याद नहीं रहने चाहिए, लेकिन कुछ संशोधन और केसेस आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो ये वाला आपको याद रहना चाहिए, अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 से 21 का को जोड़ा गया। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन बाई लॉ विधि द्वारा निश्चित करना था। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया वो कब आया? 2009 में। क्योंकि 2002 में संशोधन तो हो गया, मौलिक अधिकार मिल गए, लेकिन ये मौलिक अधिकार विधि के द्वारा स्टेट को देना था, तो वो एक्ट बना 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जरिए। ठीक है, जब 86वें संविधान संशोधन से एक बदलाव हो गया, क्या? 21 का। अब अनुच्छेद, दूसरा बदलाव क्या हुआ? अनुच्छेद 45 जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है, उसमें पहले दिया गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य कोशिश करेगा। तो वहां अब फिर अमेंडमेंट करना पड़ा। तो आर्टिकल 45 में क्या करना पड़ा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रावधान कर दिया गया, यानी 14 साल तक के जो बच्चे थे उनकी उम्र सीमा इसमें कर दी गई अप टू 6 ईयर। पहले अनुच्छेद 45 जो कि डीपीएसपी में था, राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा, वहां 14 वर्ष तक के बच्चों को कोशिश करने की बात कही गई थी कि राज्य कोशिश करेगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए। ठीक है, अब यहां अनुच्छेद 45 में कर दिया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को, तक के 0 से 6 अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, और एजुकेशन देने की राज्य कोशिश करेगा। तो दूसरा बदलाव ये हो गया। और तीसरा बदलाव ये हो गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज में, मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया अंत में कि पेरेंट और गार्डियन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट और गार्डियन को कर्तव्य दिया गया कि वो शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें। तो 3 बदलाव हो गया 86वें संविधान संशोधन से। क्या क्या बदलाव हुआ? पहला, 21 का जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल अधिकार हो गया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, 21 ए में 6 to 14। अनुच्छेद 45 जो पहले से था लेकिन मूल अधिकार नहीं है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में था। मतलब क्या हुआ नीति निदेशक तत्वों में होने का? मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व का अंतर जब हम देखेंगे तो मूल अधिकार में जो बातें लिखी गई हैं उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, प्रवर्तनीय है, न्यायालय से इन्फोर्सेबल है। डीपीएसपी में कहता है राज्य कोशिश करेगा। भाषा में भी देखिए, यहां लिखा है 21 में द स्टेट शैल प्रोवाइड, राज्य प्रोवाइड करेगा,
यहां लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। दोनों की भाषा में भी अंतर है। ये अधिकार है, अगर इसका हनन हुआ तो आप चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसमें राज्य को कहा गया है कि राज्य ऐसा कोशिश करे, ठीक है। लेकिन इसका हनन होने पर आप, ये वो अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है कि हनन हुआ और आप चले गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इस बात का ध्यान रखें। तो 3 बदलाव हुए। पहला, मूल अधिकार 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया। दूसरा, 45 में 6 साल तक के बच्चों के लिए कर दिया गया लिमिट, जो है 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एडुकेशन की राज्य कोशिश करेगा। तीसरा, मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया कि हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। मतलब पेरेंट के लिए और गार्डियंस के लिए ये कर्तव्य दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर सुनिश्चित कराने का कोशिश करें। ठीक है, बात स्पष्ट है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अब देखिए 11 अप्रैल 2023, देखिए डेट, द हिंदू का ये एक आर्टिकल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अ कॉलोनियल लेगेसी has the ability to confer arbitrary powers to the state, SC judgment। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जजमेंट है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है, जजेस शुड एंश्योर द गवर्नमेंट हैज फॉलोड एवरी प्रोसीजर ऑफ लॉ while flexing preventive detention powers against individuals, the court said। तो ये 11 अप्रैल को ही निर्णय आया है और एक निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात कही है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध, अभी हम समझेंगे कि है क्या। एक औपनिवेशिक विरासत है, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें सरकार को, राज्य को मनमाना शक्ति देने की क्षमता है। मनमाना शक्ति देने की क्षमता है, मतलब ये राज्य को मनमाने तरीके से बिहेव करने के लिए पावरफुल बना सकता है। अब सवाल है, निवारक निरोध है क्या? डिटेंशन या फिर गिरफ्तारी, जिसको आप कहते हैं अरेस्ट, और दूसरा है निरोध, निरुद्ध कर दिया जाना, ठीक है। तो अरेस्ट या फिर डिटेंशन 2 तरीके के होते हैं। पहला, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे?
हिंदी में कहेंगे इसको दंडात्मक निरोध, और इसको कहेंगे निवारक निरोध। ठीक है। तो एक हो गया दंडात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध हुआ, किसी व्यक्ति पर उस अपराध को करने का शक हुआ, संदेह हुआ कि इस व्यक्ति ने किया हुआ, तो वो अक्यूज्ड हो गया, आरोपी हो गया। तो देखते हैं ना कि भाई कोई घटना हुई, फिर पुलिस आई, पुलिस ने शक के बिना पर किसी को अरेस्ट किया, उसको आरोपी बनाया, उस पर आरोप लगा, ठीक है, एफआईआर हुआ कि ये धाराएं लगी हैं उस पर, तो एक तो आरोपी हो गया। संदेह है कि इसी ने आरोप किया है, अपराध किया है, तो उसको क्या कहेंगे? अक्यूज्ड, आरोपी। दूसरा हो सकता है साबित हो गया है कि भाई इसी ने अपराध किया है, तो अपराध साबित जिस पर हो गया है, उनको जब डिटेन करते हैं, जब पकड़ के ले जाया जाता है, तो उसको कहते हैं दंडात्मक निरोध। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन, जो कि आमतौर पर आप देखते हैं। ठीक, लेकिन कुछ लोगों को इसलिए भी डिटेन किया जाता है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनके नाम कोई ऐसा अपराध नहीं है कि अपराध किया है, कोई शक भी नहीं है कि इन्होंने फला अपराध में भूमिका निभाई होगी, ऐसा भी शक नहीं है, एकदम क्लीन है मामला। न तो ये शक है कि इन्होंने उस अपराध में इनकी भूमिका होगी, ठीक है, ये भी रहे होंगे, ये भी शक नहीं है। ये भी नहीं है कि ये व्यक्ति कभी अपराध किया है इसलिए उठा ले रहे हैं, तो फिर इसको उठा क्यों रहे हैं, डिटेन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसको इसलिए डिटेन कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में संभावना है कि ये ऐसा करेगा, ऐसा कर सकता है। अब सुनने में बड़ी विचित्र लग रही है बात, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात पर फैसला आएगा इस पर। एक तो भाई ठीक है, आप किसी को उठाकर जब जेल डालते हैं, मतलब पुलिस पकड़ के ले जाती है, डिटेन करती है, गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, तो एक तो हो गया कि भाई ठीक है, हमको पता नहीं है कि इसी ने अपराध किया है, लेकिन सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसमें इसकी कोई ना कोई भूमिका है, तो उसको डिटेन किया गया कि भाई चलिए इससे पूछताछ करते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, फिर कस्टडी में ले लिया गया और उससे पूछताछ की गई। ये तो ठीक है एक बात। दूसरी बात हुई कि पता ही है कि इसी ने अपराध किया है, उसके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है, तो भाई चलिए इसको उठा के ले गई पुलिस। ठीक है, अक्यूज्ड है या फिर साबित ही हो गया है या आकर सरेंडर ही कर दिया है, इन सब कंडीशंस को छोड़िए। यहां बात हो रही है कि ये तय है कि एक व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया है, ये तय है कि किसी अभी के अपराध में इसका हाथ नहीं है, फिर भी उसको पुलिस उठा कर ले जाती है, ये कहते हुए कि हो सकता है भविष्य में ये कुछ करेगा। तो उस कंडीशन में जब डिटेन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कि भविष्य में कुछ ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन है। ठीक है, और इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पार्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की ताकत है, ये बेसिकली तो अंग्रेजों ने शुरू किया था, अपने इंडियंस को डिटेन करते थे वो, जैसे क्रांतिकारियों को, उनको थोड़ी भी संभावना हुई कि भाई फला क्रांतिकारी इस समय दिल्ली आया हुआ है, कनाडा से आया है, तो उसको उठाकर क्या किए, कोई ना कोई एक्ट बनाकर रखते थे, जैसे बंगाल रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, डिफेंस इंडिया एक्ट, इस तरह के एक्ट कई सारे थे उनके पास, उसके जरिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन करते थे। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये औपनिवेशिक लेगेसी है,
औपनिवेशिक विरासत है, अंग्रेजों की विरासत है, और इसमें इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि ये राज्य को, स्टेट को मनमाना तरीके का पावर दे रहा है। ये मनमाना ही तो पावर है। राज्य अगर दुरुपयोग करने पर आ ही गया है, जिसके आरोप कई बार लगते हैं कि सरकार इसका खूब दुरुपयोग करती है, तो फिर क्या कर सकती है? जिससे भी कुछ इस तरीके की दुश्मनी हो, जिसको भी रोकना हो, उसके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि इसमें आपको ये जवाब ही नहीं देना है कि इसने किया क्या है। आप अक्सर देखते हैं ना, या पूछते हैं कि भाई किया क्या है मैंने, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। यहां आप पूछ ही नहीं सकते, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, आपने कुछ नहीं किया है, पुलिस को भी पता है, आपको भी पता है। ये कह रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करेंगे, तो इसलिए, और इसकी पूरी बातचीत जो हुई है आर्टिकल 22 में हुई है, इसलिए 22 थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो गया है इस बार के लिए। तो 22 को देखिए। जैसे मैंने कहा कि भाई दो तरह से डिटेंशन हो सकता है, एक प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। ठीक है, प्यूनिटिव का मतलब हो गया दंडात्मक निरोध, और निवारक यानी प्रिवेंटिव निरोध। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 का जो 22(1) और 2 है, ये संबंधित है प्यूनिटिव डिटेंशन से, दंडात्मक निरोध से। 22(3) जो है दंडात्मक निरोध, मतलब जनरली जो अरेस्ट किया जाता है, जनरल अरेस्ट जो आप जानते हैं, समझ गए ना। 22(1) और 22(2) जो है वो जनरल अरेस्ट से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। गिरफ्तारी जब होगी तो गिरफ्तारी के खिलाफ कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है। मनमाने तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो वही 22(1) और 22(2) में कुछ मूल अधिकार बताए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार बताए गए हैं जो गिरफ्तारी जिसकी हो रही है उसको हासिल है। जैसे उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि किस बेस पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, वही किया क्या है, पहला सवाल। तो उसको बताना पड़ेगा, ये संविधान में लिखा हुआ है कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना 24 घंटे के भीतर, ये भी लिखा हुआ है। अभी हम टेक्स्ट भी देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 22(3) जो है ये 22(1) और 2 का अपवाद है। मतलब 22(1) और 2 में जो गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है उसका अपवाद दिया गया है इसमें 22(3) में। और 22(4) से 22(7) तक निवारक निरोध के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। 22(1) क्या कहता है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. तो 22(1) क्या कहता है? पहली बात, कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसका अधिकार है कि उसको कारण बताइए, अरेस्ट करने का आधार बताइए जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। दूसरा, पहला क्या हुआ कि जिसको अरेस्ट किया गया उसको क्यों अरेस्ट किया गया ये जानने का अधिकार है। तो जितना जल्दी हो सके उसको कारण बताइए, ग्राउंड बताइए, पहली बात। और आप डिनाई नहीं कर सकते। अधिकार का मतलब क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ठीक है, बिना इन्फॉर्म किए उसको आप हिरासत में नहीं रख सकते। तो सूचना देना पड़ेगा उसको कि किस कारण से आपको अरेस्ट किया गया है, किस आधार पर अरेस्ट किया गया, पहली बात। दूसरी बात,
उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी चॉइस के, अपने रुचि के वकील से कंसल्ट करे, मतलब संपर्क करे और डिफेंड करवाए। ठीक है, मतलब वकील केस लड़े। तो 22(1) दो अधिकारों की बात करता है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या होगा? पहला, उसको कारण और आधार बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी क्यों हुई है, ये संविधान में लिखा गया है 22(1) में। दूसरा, उसको अपने रुचि के वकील से कंसल्ट करने और उसके जरिए अपना केस लड़वाने का अधिकार है। बात स्पष्ट है। और 22(2) कहता है कि जिसको भी आप अरेस्ट करेंगे उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के बीच, ठीक है, पेश करेंगे। तीसरा क्या है 22(2) में? भाई नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये कहता है कि इस 24 घंटा में वो टाइम इंक्लूड नहीं होगा जो अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट तक ले जाने की यात्रा के दौरान होगा। ठीक है, जर्नी के लिए होगा। जैसे मान लीजिए कोई अरेस्ट हो गया, उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के यहां ले जाना है, अरेस्ट हुआ है जंगल में। ऐसा भी तो होगा, हमेशा अरेस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी है उसी में आप गई है पुलिस और अरेस्ट हो गया। मान लीजिए जंगल में एक ऑपरेशन चला, उसमें अरेस्ट कर लिया गया है। अब उस जंगल में गाड़ी वाड़ी नहीं है, पैदल टुकड़ी है, अरेस्ट करके ले आ रही है। जंगल से निकलने का जो टाइम है, यात्रा का जो टाइम है मजिस्ट्रेट तक जाने का, वही 12-13 घंटे है। मतलब जंगल से निकलकर गाड़ी पकड़ के यात्रा करते हुए मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने का ही टाइम है, मान लीजिए 24 घंटा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जोमेटो और स्विगी वाला हाल हो जाएगा कि ऑर्डर किया है, आधे घंटे में नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा? एक बार आया था ना, पिज्जा एक फ्री में मिलेगा, वैसे ही आजकल चलता है कि 100 रुपए का कूपन मिलेगा। तो वैसा हाल नहीं होगा ना कि भाई मजिस्ट्रेट ने टाइम दिया है, संविधान ने 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, और यात्रा में ही समय लग रहा है 25 घंटा। अब जो अरेस्ट किया है सोच रहे हैं इसको छोड़ ही दो यार, 25 घंटा के भीतर तो पहुंच ही नहीं पाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर। ठीक है, उल्टा हम ही पर चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 22(2) कहता है कि भाई नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के भीतर पहुंचाना है, पेश करना है। इसमें अरेस्ट से लेकर और कोर्ट के मजिस्ट्रेट तक जाते के दौरान की यात्रा है, उस वो टाइम नहीं कैलकुलेट होगा। तो 22(1) और 2 में आप समझ गए क्या क्या है। 22(1) कहता है कारण और आधार बताइए गिरफ्तार होने पर। रुचि के वकील से उस व्यक्ति को संपर्क करने और केस लड़वाने का अधिकार है। 22(2) कहता है नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेश किया जाएगा। ठीक है, अब 22(3) क्या कहता है? 22(3) कहता है कि 22(1) और 22(2) में जो ये तीनों अधिकार मिले हुए हैं, कारण बताना या आधार बताना, ठीक है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और रुचि के वकील से केस लड़वाना और कंसल्ट करना, 3 अधिकार मिले हुए हैं 22(1) और 2 में। लेकिन ये तीनों अधिकार 2 कंडीशन में अप्लाई नहीं होंगे। पहला कंडीशन कि कोई व्यक्ति जो एनिमी एलियन यानी शत्रु देशीय व्यक्ति, हमने एक बार देखा था ना शत्रु देशीय क्या है,
एनिमी एलियन, ठीक है। शत्रु देशीय मतलब सीधा सीधा समझिए कि जिस भी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है, आप उस समय वॉर में हैं, युद्ध में हैं, वो शत्रु देश का माना जाता है, ठीक है। तो शत्रु देशीय व्यक्ति के लिए ये अधिकार नहीं है 22(1) और 2 वाला। दूसरा, अगर उसको डिटेन किया गया है किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, तो उसको ये 22(1) और 2 का अधिकार नहीं मिलेगा। तो दूसरा क्या हो गया, 22(3) शत्रु देशीय व्यक्ति को अधिकार नहीं है, और जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी लॉ के तहत, विधि के तहत अरेस्ट किया गया है, उसको भी ये 22(1) और 2 वाला अधिकार नहीं है। मतलब वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर मान लीजिए उठा लिया गया है उसको, तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसको अपनी मर्जी का वकील चाहिए, ये वो नहीं कर सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई अब आप जब 22(7) तक जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो ये सहूलियत है सरकार को, वो उसको मनमाना शक्ति देती है। यही आपको ध्यान देना है एक शब्द पर, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। जम्मू कश्मीर में जाकर तमिलनाडु की पुलिस अरेस्ट करेगी, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अब ले जाकर वहीं पर पेश करेंगे, जो भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट होगा वहां जाकर पेश करेंगे, ठीक है। अब 4 क्या कहते हैं, 22(4) लास्ट में कंक्लूड करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। 22(4) कहता है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर preventive detention shall authorize the detention of a person for longer period than 3 months। मतलब 22(4) कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब मैंने कहा था ना कि 22(1) और 2 प्यूनिटिव डिटेंशन से संबंधित है, दंडात्मक निरोध से। 22(3) अपवाद बताता है कि शत्रु देशीय व्यक्ति को और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी लॉ के तहत अगर अरेस्ट किया गया है, तो इन दोनों को ये 22(1) और 2 वाले अधिकार तीनों नहीं मिलेंगे। 22(4) से 22(7) कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो 22(4) में क्या कहता है, 22(4) में कहता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन में जब आप किसी को डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो डिटेंशन है ऑफ ए पर्सन, वो मैक्सिमम 3 महीने के लिए हो सकता है। पहली बात, जब तक कि कोई एडवाइजरी बॉडी, सलाहकार निकाय, सलाहकारी निकाय या एडवाइजरी बॉडी ये न कह दे कि भाई 3 महीना से ज्यादा किया जा सकता है इसको डिटेन, ओपिनियन ना दे दे कि सफिशिएंट कॉज है, पर्याप्त कारण है कि इसको 3 महीना से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना चाहिए। और ये एडवाइजरी बॉडी किससे बनी होगी, ये एडवाइजरी बॉडी बनी होगी हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो वर्तमान में या तो हैं, ठीक है, या रह चुके हैं, या बनने की अर्हता रखते हैं या एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो एडवाइजरी बॉडी किस चीज से बनी होगी, एडवाइजरी बॉडी जिसमें वैसे मेंबर्स होंगे जो या तो हाई कोर्ट के जज हैं, या हाई कोर्ट का जज रह चुके हैं, या हाई कोर्ट के जज बनने की अर्हता रखते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाई कोर्ट के जज की अर्हता रखते हैं वकील एक सर्टेन पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। तो अब ये एडवाइजरी बॉडी अगर बनाना हो तो जो वकील हैं, जो एक
निश्चित अवधि तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, हाई कोर्ट जज बनने की अर्हता रखते हैं, वो भी उस एडवाइजरी बॉडी में हो सकते हैं। तो सरकार द्वारा दुरुपयोग के जितने चांसेस हो सकते हैं वो सब कुछ खुला हुआ है। अब सवाल है कि आखिर संविधान सभा ने इस बात को क्यों नहीं सोचा। संविधान सभा ने इसलिए नहीं उस पर कुछ किया क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो दो तरह की परिस्थितियां थी। एक तो हमें राष्ट्र निर्माण करना था, दूसरी तरफ हमें भारत की अखंडता को बचाए रखना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय उपद्रव एकदम जबरदस्त था। और उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन के हम इंडियंस जो थे हिमायती नहीं थे। हमारे ऊपर तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कई सारे एक्ट के जरिए अंग्रेजों ने खुद अत्याचार किया था, हम तो उसके पीड़ित थे। तो संविधान सभा ने खूब विचार किया कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसका खूब मिसयूज किया अंग्रेजों ने इंडियंस के खिलाफ, क्या हमें उसको कैरी करना चाहिए। लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि चाह कर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को नहीं हटाया जा सका और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 तुरंत पारित किया गया। ठीक है, और यह तय किया गया हालांकि कि 51 तक इसको निरस्त कर देंगे। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते सोचिए परिस्थितियों को संभालना कितना मुश्किल होता है सरकार के स्तर पर, कि तय हुआ कि 1950 में पीडीए आया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, और तय हुआ कि 1 साल में इसको खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन बढ़ते 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 19 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वाला बना रहा, 1969 में जाकर निरस्त हुआ। ठीक, तो 22(4) यही कहता है कि भाई 3 महीने तक लिमिट बताता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को लिया गया है, निवारक निरोध के तहत किसी को अगर डिटेन किया गया है, तो वो 3 महीने से ज्यादा उसी कंडीशन में डिटेन रखा जाएगा, हिरासत में रखा जाएगा, जब पहला एक सलाहकारी बोर्ड जो कि हाई कोर्ट के जजों, वर्तमान जज या रह चुके हैं जो जज या जज बनने की अर्हता रखते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर बने हुए बोर्ड का एक सुझाव आए, ओपिनियन आए, राय आए कि भाई इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना जरूरी है। ठीक है, पर्याप्त कारण है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे पर्सन को डिटेन किया गया है उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस लॉ में ही 3 महीने से ज्यादा का प्रावधान है, और वो लॉ बना है 7A और B में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 22(7)A और B। तो दो बातें हो गई कि या तो एडवाइजरी बोर्ड कहे कि भाई हाँ इनको डिटेंशन में रखना जरूरी है 3 महीना से ज्यादा, और ये काम 3 महीना से पहले हो जाना चाहिए। 3 महीना पूरा होने के बाद एडवाइजरी बोर्ड बैठेगी, फिर एडवाइजरी बोर्ड निर्णय लेगी, ऐसा नहीं होगा। 3 महीने के भीतर, 3 महीने के पहले एडवाइजरी बोर्ड अपनी राय दे दे कि हाँ 3 महीना से ज्यादा इनको डिटेन किया जा सकता है, अदरवाइज उसको डिटेन नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात की जो 22(7)A और B में जो क्लॉजेस दिए गए हैं कि कोई लॉ पार्लियामेंट बनाए जिसके तहत डिटेन किया गया है, और उसमें ही अगर 3 महीना से ज्यादा का प्रावधान हो तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर 22(5) क्या कहता है? When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made. And shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. अब 22(5) प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में कहता है कि जिस ऑर्डर के तहत एक ऑर्डर निकलेगा ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी एक ऑर्डर निकलेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जिस ऑर्डर के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसको अधिकार है कि उसको वो ग्राउंड बताया जाए कि उसको किस आधार पर डिटेन किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। इस ऑर्डर के
अगेंस्ट अभ्यावेदन का अधिकार है। ठीक है, तो 22(5) दो तरह की बातें करता है। पहला, जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी जिस व्यक्ति को अगर लिया गया है तो उसको ग्राउंड बताइए, और दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन का उसको अधिकार है, अभ्यावेदन करने का अधिकार है। ठीक है, फिर 22(6) जिसका कोई मतलब नहीं है। 22(7) जो मैंने बताया कि द सर्कमस्टांसेस अंडर विच and or classes of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board। तो 7 में क्या लिखा हुआ है? वो परिस्थितियां, the circumstances under which and the class of cases in which a person may be detained for a period longer than 3 महीने से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाना बिना एडवाइजरी बोर्ड के राय के। मतलब 7A एक विंडो और खोलता है कि भाई वो परिस्थितियां, ठीक है, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड के राय की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या लिखा है? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोसीड, मतलब ऐसा कानून संसद बना सकती है। ठीक, ऐसा कानून, ऐसा लॉ संसद बना सकती है जिसमें ये सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियां बताई गई हों कि प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीना से ज्यादा रखना है और उसमें एडवाइजरी बोर्ड के राय की जरूरत नहीं है। फिर मैक्सिमम पीरियड भी बताया गया हो। बी, मैक्सिमम पीरियड हो सकता है इसमें 3 महीना से ज्यादा हो, ऐसा लॉ संसद बना सकती है। और इसीलिए ये लिखा हुआ था 22(4) के बी में कि कोई पर्सन जो 7A और बी के तहत जो कानून बने हुए हैं, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं, जिसमें पहला एडवाइजरी बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है ओपिनियन की, और दूसरा कि मैक्सिमम पीरियड उसका कुछ और हो, इन दोनों कंडीशन में 22(4) का जो प्रोविजन है वो इसको एक्सक्लूड करता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए कि 22(4) जो है, में संशोधन हुआ था 1978 में, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें कहा गया था कि जो पीरियड 3 महीने का दिया हुआ है यहां, कि 3 महीना से ज्यादा डिटेंशन नहीं हो सकता, अगर होगा तो किन कंडीशंस में, 22(4) यही कहता है। तो इसमें इस 3 महीने को घटा के कर दिया गया था 2 मंथ्स, कि 2 महीना से ज्यादा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहना है तो एडवाइजरी बोर्ड की रिक्वायरमेंट ओपिनियन की हो जाएगी। साथ ही एडवाइजरी बोर्ड में से जो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया था। एलिजिबिलिटी मतलब हाई कोर्ट के लिए जज बनने के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो नहीं रहेंगे, बल्कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रहेंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी जिनको है हाई कोर्ट का जज बनने की वो नहीं रहेंगे, या तो वो रह चुके हैं हाई कोर्ट के जज या फिर हैं, वही लोग बनेंगे। ठीक है, सिटिंग जज। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए पूरा, अगर आप में से कई लोग अगर नहीं जानते होंगे कि इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने इमरजेंसी लगाया, और इमरजेंसी में जो एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जो लोग इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे, वो चुनाव लड़के 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट में आ गए। तो सरकार भारत में बदल गई। पहले 77 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार थी, 77 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार आ गई। और इसीलिए आपको देखिए ये जो टाइमलाइन है कि
76 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कराए, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, उसको मिनी संविधान कहते हैं। इतना बड़ा था वो, इतने सारे प्रोविजंस चेंज कराए गए, इतना ज्यादा बड़ा संशोधन हुआ कि उसको मिनी संविधान कहते हैं। तो 76 में इंदिरा गांधी, और 78 में आप देखेंगे कि 76 में जो जो संविधान संशोधन हुए थे उनमें से मैक्सिमम जब पढ़ेंगे आप तो 44वें संविधान संशोधन में उसको पलट दिया गया, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, यहां जनता पार्टी की सत्ता आ गई। ठीक है, तो 44 में बड़े बड़े बदलाव हुए। लेकिन ये जो बदलाव किए गए इसमें, चौथे में कि 2 महीना हो जाएगा ये पीरियड, और एडवाइजरी बोर्ड जो होगा उसमें जो सिटिंग हाई कोर्ट के जज हैं या फिर जो जज रह चुके हैं वही रहेंगे। इसके लिए सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना था, जो नोटिफिकेशन निकालने के पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई। अधिसूचना जारी किया जाता है, अधिसूचना जारी करने के पहले सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो 1900 फिर जो इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार ने कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इसलिए ये अमेंडमेंट तो हुआ 44वें संशोधन के जरिए, लेकिन ये लागू नहीं हुआ कभी। तो आज भी क्या प्रोविजन है, 3 महीने वाला ही प्रोविजन है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारा हौच-पौच हो चुका होगा। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, 22 को 22 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। या अगली क्लास में क्या करेंगे, 22 का पूरा क्रक्स से शुरू करेंगे। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं और अगली क्लास देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहली बार किसी भी चीज़ को पढ़ने पर वो कॉम्प्लेक्स लगता है, दूसरी बार पढ़ेंगे, जब रिवीजन करने बैठेंगे तो सब कुछ समझ आता है, कनेक्ट होता है, फिर लगता है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे था, ये ऐसे था। ठीक है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। इसीलिए कहते हैं रिवीजन नहीं कीजिएगा तो खिचड़ी खिचड़ी ही रह जाएगा। अगर खिचड़ी को पुलाव बनाना है, ठीक है, पुलाव और दाल अलग अलग करना है, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। अब इसमें एक और बात समझिए कि अगर मैं चाहूं तो पीपीटी पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखकर बता सकता हूं कि भाई ये पॉइंट्स है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बेयर एक्ट देखिए, क्योंकि आप खुद से तो देखते नहीं होंगे। तो बेयर एक्ट कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जब देखकर पढ़ेंगे और बाद में जब रिवाइज करेंगे ना, फिर आपको पॉलिटी का असली मजा उस समय आएगा, आज नहीं आएगा। आज तो लगेगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस समय अच्छा समझ में आएगा। कुछ एक्ट्स हैं निवारक निरोध के जो अभी भी आपको समझना है। देखिए, पीडीए मैंने कहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, 51 में इसको निरस्त किया जाना था, लेकिन जाकर निरस्त हुआ 1969 में। सरकार जैसे ही आई सरकार के सामने और ये प्रश्न था कि भाई कैसे इसको किया जाए, तो निवारक निरोध नियम अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 लागू किया गया, जो 19 साल तक रहा। फिर जिसकी बात मैं कह रहा था कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 उस समय लागू किया गया, मीसा जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसका पूरा नाम है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। इसको कब निरस्त किया गया होगा, 44वां संशोधन कब हुआ, जनता पार्टी की सरकार में निरस्त। जनता पार्टी की सरकार आएगी छोड़ देगी, निरस्त हो गया 1978 में। ठीक है, रिपील कर दिया गया। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, यह भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बनाया हुआ कानून है। 7A और 7B में क्या लिखा हुआ था,
24(7)A और 22(7)A और B में क्या लिखा हुआ था? यही लिखा हुआ था ना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए संसद 3 महीने से ज़्यादा अगर डिटेंशन में रखना है तो कानून बना सकती है ऐसा जिसमें एडवाइजरी बोर्ड की राय की ज़रूरत ना हो, और दूसरा मैक्सिमम ड्यूरेशन उसमें दिया गया हो। वो एक्ट कहाँ से बन रहा है? यही एक्ट्स हैं जो उसी के तहत बन रहे हैं। द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। फिर ये कानून बना 1980 में। क्यों बना? क्योंकि भाई जनता पार्टी की सरकार ने मीसा हटा दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बाद में फिर एक एक्ट की जरूरत पड़ी क्योंकि ये तो रिपील हो गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक्ट की जरूरत पड़ी। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर से प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया गया। रासुका NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। रासुका जो इंदिरा गांधी की सरकार ने शुरू किया 1980 में, क्योंकि उस समय भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इस तरह का कोई एक्ट नहीं था। जैसे आतंकवाद का मामला है, अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो इसके प्रासंगिकता पर भी बात करेंगे। भाई आतंकवाद का मामला है, आतंकवाद में सूचना मिली हुई है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में या फिर किसी भी इलाके में कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और संभावना है कि 1-2 महीने में कुछ करेगा, तो उसके अगेंस्ट क्या इस तरह के एक्ट की जरूरत है कि नहीं? तो यहां प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट काम करता है। ठीक है। टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985 जो कि निरस्त हो चुका है। ठीक है। पोटा 2004 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये भी 2004 में निरस्त हो चुका है। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2008 ये है, ये बेसिकली 1967 का एक्ट है जो 2008 में इसको फिर से क्या किया गया? 2008 में इसको फिर से संशोधन किया गया। जब मुंबई हमला हुआ था उसके बाद इसके प्रोविजंस को और कड़ा किया गया और द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2008 इसको तब से कहा जाने लगा। ऐसे ये 1967 का ही कानून है। ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बहुत सारे कानून समय समय पर बने रहते हैं और आज भी बने हुए हैं। जैसे आपने सुना हो कई जगह अखबारों में कि रासुका लगाया जाएगा, NSA लगाया जाएगा, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत ही आता है। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इसमें। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।